हेलो दोस्तों, एमसीक्यू का दूसरा वीडियो सेक्शन हम देख रहे हैं, दूसरा वीडियो एपिसोड हम देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो एपिसोड बहुत ही कीमती है। इस पे हम एमसीक्यूज की किस चीज़ की चर्चा करने वाले हैं? एमसीक्यू और मनोविज्ञान की, कि एमसीक्यू और मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध है और इनके संबंध के कारण एमसीक्यू का विकास कैसे हुआ, यही बात हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बात समझ में आएगी कि सवाल जो दिमाग को पढ़ते हैं, या भी सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ऐसे सवाल जो हमारा दिमाग क्या कह रहा है इस बात को समझा दे, इन्हीं का नाम क्या है? एमसीक्यू है। सारी बात। या एमसीक्यू को बना करके मनोवैज्ञानिकों ने क्या विकसित कर लिया? दिमाग को समझने की, दिमाग को सोचने की क्षमता, या उसका तेजी से क्षमता, या फिर उसका निर्णय लेने की क्षमता, इसको समझने के लिए क्या किया गया है? एमसीक्यू को बनाया गया है। इसलिए क्या लिखा मैंने? सवाल जो दिमाग को पढ़ते हैं। सारी बात। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हुए चलते हैं कि मनोविज्ञान और एमसीक्यूज के बीच क्या संबंध है। तो एक एक स्टोरी इमेजिन कीजिए। एक तरफ क्या है? एक मनोविज्ञान बैठा हुआ है और यहाँ पर मनोवैज्ञानिक के सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा? मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, कोई लंबा जवाब नहीं चाहिए, बस विकल्प चुनिए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि बस आप क्या चुन लीजिए? आप विकल्प चुन लीजिए। किसी ने कहा? मनोवैज्ञानिक ने। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि मनोवैज्ञानिक क्या नहीं मांग रहा? मनोवैज्ञानिक लंबे लंबे उत्तर नहीं मान रहा। ठीक है, वो छोटे प्रश्नों का, या कहना चाहिए विकल्प उसने जो बना रखे, उन्हीं में आपको क्या करना है? उत्तर देना है। इस तरह की बात किसने कही? मनोवैज्ञानिक ने कही। तो व्यक्ति ने क्या कहा? इतने छोटे सवाल से आप मेरे दिमाग को कैसे समझेंगे? ठीक बात है, व्यक्ति का भी कहना ठीक है कि अगर मैं छोटा सा ही जवाब दूंगा तो मेरे दिमाग को आप कैसे समझ पाओगे? तो मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा? मनोवैज्ञानिक ने कहा, मुस्कुरा करके कहा कि उत्तर से नहीं बल्कि उत्तर के चयन से मैं क्या करूंगा? समझ पाऊंगा, आपके जवाब को समझ पाऊंगा और आपको भी समझ पाऊंगा। ध्यान से लेकिन देखना कि हर एग्जाम में परीक्षा भले ही विषयों की ली जा रही हो, लेकिन वहां पर मूलतः किसका परीक्षा लिया जा रहा है? कि व्यक्ति कैसा है, कि स्टूडेंट कैसा है, कि छात्र कैसा है, इसको परखने की बात कही जा रही है। इसलिए उत्तर से नहीं निकालेगा मनोवैज्ञानिक, किससे निकालेगा? उत्तर का जो चयन किया गया है उससे वो कुछ ना कुछ निकाल रहा है। क्या निकाल रहा है? तो ध्यान से समझना। उत्तर का चयन कैसे हम करते हैं? विभिन्न प्रकार के तर्कों से करते हैं, विभिन्न प्रकार की स्मृतियों से करते हैं, जो चीजें हमें लंबे समय से याद रही हैं, कहीं पर हमने ऑब्जर्व किया हुआ है, कहीं पर हमने उसको समझा हुआ है, किसी तरह की हमने अनुमान लगाया हुआ है। ये घटनाएं जब हम करते हैं तब हम क्या करते हैं? तब हम किसी प्रश्न का चयन करते हैं। इसका मतलब चयन का अर्थ है सोचने की क्षमता का पता लगाना। यानी मनोवैज्ञानिक ने क्या किया होगा? उसके सोचने की क्षमता को पता लगाया होगा। दूसरा, गलत विकल्पों को हटाना उसको कितना आता है, ये बात भी समझ में आएगी साइकोलॉजिस्ट को। ठीक है। तीसरा क्या समझ में आएगा? कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उसके पास है या नहीं है। और चौथी खास बात है कि स्पीड के साथ वो एक्यूरेसी मेंटेन कर सकता है या नहीं। यही बात देखने की कोशिश की गई किसमें? साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस में। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर एमसीक्यूज अभी नहीं बना हुआ था। एमसीक्यूज आगे बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती चली गई। तो अगला पेज में देखो क्या हुआ, साइकोलॉजिस्ट ने फिर क्या किया। तो साइकोलॉजिस्ट जो है उन लोगों ने क्या किया? मनोविज्ञान से जोड़ा किसको? एमसीक्यूज को। तो एमसीक्यूज को जब उन लोगों ने जोड़ा तो 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती उत्पन्न हुई। क्या चुनौती उत्पन्न हुई? तो पहला ये हुआ कि सोच को हम देख तो सकते नहीं कि कोई व्यक्ति कैसे देख रहा है, तो उसकी सोच को हमें देखने के लिए, उसको नापने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? हमको ऐसे प्रश्न बनाने पड़ेंगे जैसे उसके सोच को हम क्या कर सके? नाप सके। इसलिए क्या किया गया? इसलिए एमसीक्यूज बनाया गया। अब समझ में आया कि एमसीक्यू क्यों जुड़ गए मनोविज्ञान से। दूसरा, बुद्धि छुई नहीं जा सकती। अब किसी की बुद्धि को जाकर छू तो सकते नहीं हो, तो उसके बारे में कुछ जानना है तो क्या करोगे? एमसीक्यू चाहिए, इसीलिए एमसीक्यू बनाया गया। तीसरा, फिर भी बुद्धि को नापा जाना था अभी भी, लेकिन एमसीक्यू बनाने के बाद भी बुद्धि का नापना संभव नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन फिर भी मनोवैज्ञानिकों ने पाया एक खास बात, एक खास सोच, एक खास निष्कर्ष उनको मिला। वो निष्कर्ष क्या था? इंसान जो चुनता है वह उसकी सोच को उजागर करता है। यानी आपने जिस चीज को चुना है उसके पीछे की आपकी सोच
उजागर हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो जो चुनोगे उसकी सोच, उसके चुनने का कारण उजागर हो जाएगा, क्योंकि आपने उस विकल्प को चुना है। ठीक बात है। तो यहां पर कहने का मतलब है सोच क्या है, इसी जानने का माध्यम क्या हुआ, एमसीक्यूज हुआ, और एमसीक्यू का जन्म हुआ। इसका मतलब यह है, आप बहुत ध्यान से इस बात को समझ लो, याद रखो कि जो भी आपने एमसीक्यू में विकल्प चुना है, उस चुना हुए विकल्प ने क्या किया, आपकी सोच को उजागर कर दिया। आपकी सोच क्या क्या उजागर हुई, अगर हम क्वेश्चन की दृष्टि से देखें तो क्वेश्चन की दृष्टि से देखोगे तो आपकी सोच पहली बात यही उजागर हुई कि पहले आपने उस तरह के क्वेश्चंस किए हैं या नहीं किए हैं। अगर नहीं किए तो आसानी से वो बनेगा नहीं। ठीक है। अगर किए हैं तो कितना किए हैं, 4-5 बार किए हैं या नहीं किए हैं, बहुत घुस करके किए हैं कि नहीं, अंदर को प्रैक्टिस करके किए हैं कि नहीं, ये बात भी पता चल जाएगी। तीसरा पता चल जाएगा उस सब्जेक्ट पर आपकी थोड़ी बहुत पकड़ है या नहीं है। चौथा बात पता चल जाएगा कि आपको स्मृति है या नहीं, आप थोड़ा बहुत याद रखे हो या नहीं, आप उस क्वेश्चन को या उस सब्जेक्ट के उस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते टाइम पर आपने अपने जीवन के अनुभव से उसको जोड़ा है या नहीं, आपने ऑब्जर्वेशन किया है या नहीं। ये बातें उजागर होने लग जाएंगी किससे, एमसीक्यूज से। हरी बात, यह कहना चाहिए एमसीक्यूज को जो आपने विकल्प चुना है उस आधार पर। इसलिए क्या किया गया, एमसीक्यूज को मनोविज्ञान से जोड़ दिया गया। ठीक है, आगे समझते हैं। इसके बाद फिर इसके बाद देखेंगे तो इसके बाद एमसीक्यूज में विकल्प क्यों दिए जाते हैं। अब देखो, उनको तो पता करना है कि इसका सोच कैसा है, इसका सोच को उजागर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो विकल्प दिए गए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हर विकल्प उत्तर नहीं होता, ये बात याद रखना, हर विकल्प उत्तर नहीं होता। तो फिर उत्तर नहीं होता तो क्या होता है, तो देखो विकल्प को कैसे बनाया जाता है। एक विकल्प होता है, उसमें क्या होता है, उस क्वेश्चन का सही आंसर होता है, जहां तक आपको पहुंचना होता है, एक तो ये होगा। दूसरा एक होता है जिसमें क्या होगा, आधा अधूरा ज्ञान रहेगा। इसमें देखा होगा, अगर आपने एमसीक्यू बहुत ध्यान से बनाया होगा, तो एमसीक्यू अगर सेंटेंस वाले हैं तो आधा हिस्सा उस सेंटेंस का सही रहता है, आधा हिस्सा गलत होता है। अगर ये चीज आपने पकड़ लिया तो वो गलत है, ये बात आप पता लगा लोगे, इसलिए आधा अधूरा ज्ञान इसमें दे दिया जाता है। तीसरा क्या करता है, एक भ्रम पैदा किया जाता है, कंफ्यूजन पैदा किया जाता है। यानी कहने का मतलब सेम नाम वाले दो दिए जाते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, देवी चंद्रगुप्तम एक रचना है, विशाख दत्त की रचना है। ठीक है, तो वहां पर हरिसेन का नाम दे करके कंफ्यूज करने की कोशिश की गई कि हरिसेन की रचना देवी चंद्रगुप्तम है क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखिएगा इतिहास में है, तो क्या पैदा करने की कोशिश की गई, यहां से कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई। ठीक है, इसके अलावा एक होता है क्या, गलत लेकिन आकर्षक, यानी कि ऐसा आंसर देते हैं, तो देखना बहुत आकर्षक जो आंसर होता है, बहुत आकर्षक का मतलब है बहुत अलंकारिक भाषा का उपयोग किया गया है, या कोई ट्रांसलेशन में कठिन शब्द का उपयोग कर लिया गया है, या कोई साहित्यिक गहरे शब्द का उपयोग कर लिया गया है। इस तरह के शब्द का उपयोग करते हैं तो पकड़ में आता है कि यार ये बहुत आकर्षक बातें कर रहा है, वो ना हो यही गलत होगा। ठीक है, तो पकड़ में आ जाती है। तो चार जो विकल्प होता है उनमें यही चीजें होती। अब कहोगे 5, 6, 7 विकल्प अगर बन गए तो इन्हीं की संख्या को क्या कर देंगे, दोहरा देंगे। या कथन की संख्या अगर बन गई 1, 2, 3, 4, 5 कथन बना दिए गए, तो हो सकता है आधा अधूरा वाला 2 ठो बना दे, भ्रम वाला भी 2 ठो बना दे, गलत वाला 1-2 ठो और बना दे। इस तरीके से वो संख्या को बढ़ाता है या कम करता है। लेकिन प्रत्येक एमसीक्यू में क्या होती है, ये 4 चीजें आपको अवश्य देखने को मिलेगी। इनको क्या कहते हैं, इनको साइकोलॉजिस्ट ने एक नाम दिया था, डिस्ट्रैक्टर्स। ठीक है, डिस्ट्रैक्टर्स का मतलब हो गया कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले विकल्प। तो डिस्ट्रैक्टर्स जितने ज्यादा कठिन बनाएंगे वो एग्जाम उतना ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। उदाहरण के लिए यूपीएससी में डिस्ट्रैक्टर्स बड़े गहरे होते हैं, वो शब्द की दृष्टि से तो गहरे होते ही होते हैं, इसके अलावा भाषा की दृष्टि से, कॉन्सेप्ट की दृष्टि से भी काफी गहरे होते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्टर्स जितने ज्यादा गहरे होंगे उतनी परेशानी बढ़ती है या जटिलता बढ़ती है। ठीक है, तो आप समझिए कि डिस्ट्रैक्टर्स बताते हैं, क्या बताते हैं डिस्ट्रैक्टर्स, जब भी देखोगे कि डिस्ट्रैक्टर्स हैं तो वो क्या बता रहे हैं, तो आप कहां चूकते हो। यानी कहने का मतलब, अगर आप घर पर बैठ करके एमसीक्यू लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एमसीक्यू जैसे ही आप लगाओगे इसका मतलब क्या है, आप कहां चूक रहे हो। मान लो अगर आपने गलती करी है, तो गलती करी तो इसका मतलब आप ये पकड़िए कि वो कौन सी तरह का डिस्ट्रैक्टर है जिसको आपने क्या कर दिया, टिक मार दिया, कि वो आधा अधूरा ज्ञान वाला है, कि वो भ्रम वाला है, कि गलत लेकिन आकर्षक वाला है, इसको आपने टिक मार दिया है क्या। तो ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए आकर्षक वाले को आपने टिक मार दिया तो इसका मतलब है कि आप बहुत उथला सोचते हैं। उथला कहने का मतलब हो गया कोई चीज आकर्षित हो या तुरंत आप उसको पाना चाहते हो, इस तरह के व्यक्ति हो। लेकिन अगर भ्रम वाले हो तो आप क्या कर रहे हो,
आप किसी चीज के साथ कॉन्फिडेंट नहीं हो, आत्मविश्वास पूर्वक उसका उत्तर नहीं लगा रहे हो। और तीसरी बात, आधा अधूरा ज्ञान, इसका मतलब आपने उसको पूरी तरीके से पढ़ा नहीं, आधा जानते हुए आपने उसको टिक लगा दिया। तो क्या हुआ यहां पर, आप कहां चूकते हो ये बात स्पष्ट तौर पर डिस्ट्रैक्टर्स जिसको हमने चयन किया है वो हमें क्लियर करता है। दूसरा चीज, आप क्या सोचते हैं ये बात भी पता चलेगी, बिल्कुल सोचने पता चलेगी, क्योंकि आप तीन ही तरह की तो सोच रखेंगे, या तो आप सही सोचेंगे, या तो आप आधा अधूरा ज्ञान रखेंगे, या तो आपको भ्रम होगा। ये तीन तरह की सोच होगी। और क्या होगा, भाषा के आकर्षण में आप पड़ जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो ये तो खैर ये जो बात है वो कभी कभार की होती है, लेकिन ये जो मैक्सिमम बातें वो तीन तो यहां पर होंगी होंगी। तो इसलिए कहा कि आप क्या सोचते हैं इस बात का पता भी आपने जो डिस्ट्रैक्टर चुना है उससे पता चलता है। तीसरा क्या, आप अनुमान लगाते हैं या समझते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ते ही नहीं, या कहेंगे पढ़ेंगे लेकिन पूरी तरीके से विचार नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, विचार करने की जगह वो कहां चले जाएंगे, अनुमान लगाने चले जाएंगे। यार पहले तो ये आंसर लिया गया था, इस बार भी लिया जाएगा क्या, अरे भाई पहले ले लिया गया, इस टाइम पर इस सिचुएशन में आपको सोचना है। सारी बात, इसलिए आप अनुमान लगाओगे तो गलती कर दोगे। अनुमान लगाने वाले फंस जाते हैं। कौन लोग नहीं फंसते, समझने वाले नहीं फंसते कि फलाना डिस्ट्रैक्टर अगर मैं चुन रहा हूं तो उसके पीछे कौन सी मेरी सोच उजागर हो रही है, या मैं जिसने एमसीक्यू बनाया उसकी सोच से मेल खा रहा हूं या नहीं खा रहा हूं। अगर ये बात आएगी तो आपने क्या किया, डिस्ट्रैक्टर को समझ के आधार पर चुना है। सारी बात समझ में। तो ये हमने समझाया एमसीक्यू को विकल्प क्यों दिए जाते हैं, उसके पीछे साइकोलॉजिकल कारण बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो अगला इसके बाद फिर देखो, इसके बाद क्या, तो आईक्यू टेस्ट और एमसीक्यूज। ठीक है, तो अब मनोवैज्ञानिक जो है वो तो एमसीक्यू टेस्ट बनाते नहीं थे, सबसे पहले क्या बनाया गया था, आईक्यू टेस्ट। मैंने पहले वीडियो में बताया, आप जाकर के देखिए। तो आईक्यू टेस्ट अगर उन लोगों ने बनाया तो उसको एमसीक्यू बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, ये समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। तो देखो, पहले आईक्यू टेस्ट में पूछा जाता था, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे, तो आईक्यू टेस्ट में पूछा जाता था कौन सी आकृति आएगी। ठीक है, ये आप बोलते हैं ना जिसको नॉन वर्बल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के, उस तरह के। तो कौन सी आकृति आएगी, अब देखिए इसमें स्क्वायर आ सकता है, इसमें गोल आ सकता है, इसमें त्रिकोण आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, क्या इसमें आपको भाषा की जटिलता मिल रही है, नहीं मिल रही है ना। आपको डिस्ट्रैक्टर्स चुनने का एक मौका है, बस डिस्ट्रैक्टर 4 दिए गए हैं, उनमें आप एक डिस्ट्रैक्टर चुनोगे, बहुत आसान है ये। और साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत ही आसान रखोगे तो क्या होगे, पकड़ पाओगे। इसलिए क्या किया गया, इसमें कौन सी आकृति आएगी, इस तरह के क्वेश्चन बनाए गए। या दूसरा, कौन सा शब्द अलग है, यानी ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन बनाया गया। जैसे क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा जो है फल नहीं है, तो फल तो ये आम भी है, केला भी है, सेब भी है, लेकिन गाजर क्या है, फल नहीं है। ठीक है, तो अब ये आंसर हो जाएगा डी वाला। तो ये क्या किया, ऑड मैन आउट। लेकिन फिर भी ध्यान से देखोगे इसमें भी भाषा की जटिलता बहुत ज्यादा नहीं है और डिस्ट्रैक्टर्स चुनना बहुत आसान है। तो ये कहां पर कर रहे हैं भाई, आईक्यू टेस्ट में कर रहे हैं ना। आईक्यू टेस्ट सरल है, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़ों तक के वो किया जाता है, तो बहुत सरल उसको बनाना पड़ेगा। तो उसमें सोच की जटिलता पता नहीं चलेगी। तो सोच की जटिलता को जानना है, निर्णय लेने की क्षमता को जानना है, कॉन्सेप्ट को जानना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो वैसे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे जो आज हम एमसीक्यूज देखते हैं पीएससी, यूपीएससी, एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में। ठीक है, तो इसका फायदा क्या हुआ ये भी हम थोड़ा समझ लें। इसका फायदा तो कुछ ना कुछ मिला होगा कि हम आईक्यू टेस्ट से एमसीक्यू जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आईक्यू वाले टेस्ट से कुछ फायदा जरूर मिला साइकोलॉजिस्ट को। क्या क्या मिला, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने को नहीं कहा जाता था, ये सबसे बड़ा टेंशन खत्म हो गया। यानी कि साइकोलॉजिस्ट को क्या है, सामने वाले का दिमाग जानना है, तो उसको प्रश्न उत्तर लिखने का झंझट बिल्कुल टाल दिया, उसने हटा दिया, और ये झंझट टलने के कारण बहुत आसानी से मूल्यांकन हो गया आईक्यू लेवल पर। ठीक है, दूसरा, लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि भाषा बुद्धि को क्या कर सकती है, भ्रमित कर सकती है। याद करिए मैंने कहानी में बताया था, साइकोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि आपको चयन करना है। ठीक है, तो क्या हुआ, लंबे भाषा का प्रयोग करने से उसने क्या किया, मना किया। इसी कारण क्या हुआ, भाषा बुद्धि को भ्रमित नहीं कर पाई। तीसरा फायदा यह हो गया कि तेजी से निर्णय लेना भी संभव हो गया, यानी साइकोलॉजिस्ट तेजी से निर्णय ले लेता था कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसकी समझ कैसी है, आराम से निर्णय लेना संभव हो जाता था। इसके अलावा क्या था, विकल्पों में तुलना जो है आसान हो गई, यानी एक बार में उसने क्या क्या विकल्प चुना है, उस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, उस आधार पर ये व्यक्ति कैसा है, ये तुलना बिल्कुल संभव हो गई। अब ध्यान से समझना,
बिल्कुल ध्यान से समझना कि अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या हुए भाई। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये जो फायदे थे, ठीक है, ये किसको मिल रहे थे? साइकोलॉजिस्ट को मिल रहे थे। ये फायदे साइकोलॉजिस्ट को मिल रहे थे जो आईक्यू टेस्ट कर रहे थे उन लोगों को। अब ये जो है इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आईक्यू टेस्ट जो था उसको जटिल बनाना शुरू किया, और उसी का नाम क्या है, यानी जटिल आईक्यू जो टेस्ट है उन्हीं का नाम क्या है? ध्यान से देखोगे तो जो जटिल आईक्यू टेस्ट है उन्हीं का नाम क्या है? उन्हीं का नाम एमसीक्यूज है। इसका मतलब है कि जटिलता बढ़ा दी गई किसमें? आईक्यू टेस्ट में। वो क्या बन गया? वो बन गया एमसीक्यूज। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ये जो फायदे मिल रहे थे इन फायदों को लेना कम कर दिया। यानी कहने का मतलब इन लोगों ने क्या कर दिया, उत्तर लिखने के लिए कहना तो छोड़ दिया, क्योंकि मेंस में वो करते हैं तो ठीक बात है, लेकिन लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं किया गया था। अब इन लोगों ने क्या किया, एक शब्द वाले जो एमसीक्यू हैं उसकी जगह भी लोगों ने क्या किया, लंबे वाक्य वाले क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए। दूसरा क्या कर दिया इन लोगों ने, भाषा को भी भ्रमित करने वाला बनाना शुरू कर दिया। तीसरा, तेजी से निर्णय लेना संभव ना हो इस तरह के एमसीक्यूज बनाए गए। और क्या किया गया, विकल्पों में तुलना कम से कम संभव हो पाए, या फिर तुलना हो भी पाए तो बड़ी जटिलता से हो पाए, ये कोशिश की गई। और इस तरीके से क्या हुआ, आईक्यू टेस्ट का परिणाम, या कहना चाहिए आईक्यू टेस्ट को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर है? तो आप ध्यान रखना कि अगर आप एमसीक्यू बना रहे हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें मिलेगी। जो हमको सीखने को मिलेगा यहाँ पर वो ये मिलेगा कि भाई भाषागत जटिलता, भाषागत भ्रम, लंबे वाक्य ये पैदा किए जाएंगे। दूसरा आप समझ लो कि तेजी से निर्णय लेना संभव ना हो ऐसी कोशिश की जाएगी। इसके अलावा विकल्पों में तुलना कम संभव हो इस तरह के प्रश्न बनाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो आगे आते हैं, इसके बाद समझो इसके बाद की चीजों को। तो इसके बाद फिर हुआ क्या, देखो यहां से। अब शिक्षा के क्षेत्र में एमसीक्यू का प्रयोग बहुत ज्यादा अब धीरे धीरे बढ़ा। क्यों बढ़ा? देखो उसका फायदा दिख रहा था सीधे तौर पे। तो धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था ने समझा कि अगर हमें सोच मापनी है, शिक्षा व्यवस्था यानी स्कूल, कॉलेजेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इस सब के सब लोगों ने समझा कि अगर हमको किसी बच्चे की सोच को मापना है, सोच को अगर देखना है कि कितना है उसकी सोच, तो लंबा उत्तर नहीं मांगना है उससे, जो होता नहीं बहुत लंबा उत्तर किसमें, एमसीक्यू में। ये ध्यान रखा गया। लेकिन क्या ध्यान रखा गया, सही चयन जरूरी है। यानी कि छोटे छोटे वाक्यों से अगर वो सही चयन तक पहुंच पाता है तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, सही चयन करने वाली टेक्निक। और इसलिए क्या हुआ, एमसीक्यू पूरा पूरा किस पर आधारित है, सही टिक मारने पर आधारित। बहुत लोग कहते हैं कि एग्जाम क्या याद करने का एग्जाम। अरे भाई याद करने का एग्जाम नहीं है, बहुत याद करोगे तब भी एमसीक्यू नहीं बनते, आप जा करके देखो। तो इसका मतलब है कि याद करने का एग्जाम नहीं, क्या है, सही चयन का एग्जाम है, टिक मारने का एग्जाम है। बार बार मैं कहता हूं कि अगर आप टिक नहीं मार रहे हो, अगर आपने टिक मारने की प्रैक्टिस नहीं करी तो एग्जाम में आप उसको नहीं कर पाओगे। कितना भी आपको वो चीज याद हो तब भी वहां पर आप गलती करोगे। और जो लोग बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं इस मामले में, जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, वो मेरी बात से जरूर सहमत होंगे कि उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा तो लेकिन टेस्ट नहीं लगाया, और उस कारण से क्या हो रहा है, उसके कारण उनका प्री नहीं निकल रहा, या फिर क्या हो रहा है, कई बार पहली परीक्षा या फिर वनडे एग्जाम नहीं निकल रहा। जितना टेस्ट आप देंगे तो आपको क्या आएगा, सही चयन जरूरी है। ये बात आपको समझ में आएगी। और सही चयन तक पहुंचा कैसे जाता है, ये आपका इंटरनली आपके अंदर एक चीज डेवलप हो जाएगी आपकी अंतरात्मा में कि ये आंसर सही होगा। क्लियर बात है? तो सही चयन जरूरी है, इसी पर ध्यान देता है कौन, पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था जो एमसीक्यू पर प्रश्न ले रहा है या परीक्षा ले रहा है। आगे देखो इसके फायदे क्या हुए, प्रश्न और उत्तर दोनों शिक्षक की भावना से मुक्त हो गए। सही बात है, क्योंकि मेंस में आंसर लिखना पड़ता था, तो आंसर में क्या होता था, इसमें शिक्षक जो है वो अपनी भावना से क्या करता था, कई बार चेक करता था, किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। अब तो ऐसा संभव ही नहीं है, भावना से करेगा नहीं। आपने सही चयन किया तो ठीक, नहीं किया तो गलत। ठीक है। दूसरा, विद्यार्थी की भाषात्मक उलझाव से भी बचा जा सका। यानी विद्यार्थी जब लिखते हैं तो क्या करते हैं, ऐसा भाषा लिखते हैं कि कई बार समझे नहीं आता क्या लिखा है। मैं तो एक बार, मुझे याद है कि एक बच्चे की मैं कॉपी चेक कर रहा था, उसने एक भी पूर्ण विराम नहीं लिखा, और उसने क्या किया, 100 शब्द का आंसर शुरू से लिया और आखिरी तक के 100 शब्दों में पहला पूर्ण विराम लगाया। इस तरह की तो भाषा जटिलता वाली इस्तेमाल की जाती है। तो विद्यार्थी की इस भाषात्मक उलझाव से भी बच गए सारे के सारे परीक्षक। और प्रश्न सभी के लिए क्या हो गया, एक समान हो गए। सबसे बड़ा फायदा हुआ, यानी सारे बच्चों को एक ही प्रश्न के लेवल पर नापा जा सका। मैंने पहले वीडियो में बताया कि उसका मानकीकरण कर दिया गया, यानी एक मानक पर सभी बच्चों को क्या कर दिया गया, सभी बच्चों को चयनित कर दिया गया। कहना चाहिए कि उनका परीक्षण कर लिया गया। आ रही बात समझ में? तो अब आगे इसको देखते हैं, आगे पेज में हम कुछ और बातें इस पर रह जाएगी। तो देखो
अब एमसीक्यू की सारी चीजें तो हो गई, अब एमसीक्यू से एक समस्या भी पैदा हुई, वो भी समझो समस्या क्या है वो भी समझो। तो समस्या ये है कि समस्या शुरू हुई कि ये मनोविज्ञान में एमसीक्यू जो है वो क्या करते थे, तो सोच को ये लोग क्या करते थे, सिंपल कर देते थे। अब ये देखो एमसीक्यू की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मेंस का एग्जाम भी लिया जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम हमारे यहाँ की संस्थाओं ने यूपीएससी पीएससी वगैरह ने समझा है कि केवल एमसीक्यू के बेस पर आप क्या नहीं कर पाओगे, सोच को पूरा पूरा नहीं जान पाओगे। आप उसके एक हिस्से को समझोगे, उसके पैटर्न को समझोगे, उसके डिसीजन मेकिंग पावर को आप समझोगे, ये ठीक है, उसकी समझदारी को समझोगे, ये ठीक है। लेकिन अगर आप सोच को सैंपल कर दे रहे हो, यानी कहने का मतलब आप थोड़े से लेवल पर आप उसको सोच को कर रहे हो, मान लीजिए इतिहास का कोई काल चल रहा है, मान लीजिए मौर्य काल चल रहा है, तो मौर्य काल का एक प्रश्न बना तो आपने एक हिस्से को चुना, एक बिंदु को आपने चुना, उसको बच्चे को जानने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए, तो आपने क्या कर दिया, एमसीक्यू टेक्निक से क्या कर दिया, उस बच्चे की सोच को आपने सीमित कर दिया, कम मात्रा में आप उसको जान पाए। आ रही बात समझ में। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ यहां पर से, सोच की गहराई को जानना मुश्किल होता था। ठीक बात है, बिल्कुल अभी मैंने समझाया, गहराई सोच की बहुत ज्यादा कब पता चलेगी। एक तो यह है कि एमसीक्यू बहुत जटिल बनाया जाए तब थोड़ा ज्यादा जाना जा सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कब जाना जाएगा, जब उसको आंसर लिखवाए जाएंगे। तो एमसीक्यूज ने वो जो मीन्स लिखवाया जाना चाहिए उससे बचाने के लिए इनको सुरक्षित नहीं किया। कहने का मतलब है एमसीक्यू ले करके ही भी केवल एमसीक्यू परीक्षा ले लिए और बच्चे की पूरी सोच को जान गए, ऐसा कोई व्यवस्था या ऐसा फायदा नहीं पहुंचाया किसने, एमसीक्यू ने ये फायदा नहीं पहुंचाया। आ रही बात, इसलिए एक समस्या भी हुई है। लेकिन ध्यान से देखो, ये समझना है ना, आगे एमसीक्यू में पैटर्न्स देखा जाता था। अब ये मैं आपको बहुत कीमती बात बता रहा हूं, आप एमसीक्यू जितना ज्यादा लगाओगे आपको पैटर्न की समझ बढ़ती जाएगी। कई बार होता है पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, तो कैसे होता है, वो पैटर्न्स की समझ से होता है। और अगर आपने कम से कम 1000 एमसीक्यूज बनाए होंगे, तब जाकर के लगातार बनाएंगे तो क्या होगा, एक पैटर्न आपके अंदर एक डेवलप होगा, आपकी अंतरात्मा में, आपके इंट्यूशन में एक पैटर्न को पकड़ने की एक तरह की ताकत पैदा हो जाती है। ठीक है, तो जो एमसीक्यूज है वो पैटर्न देखे जाते हैं। तो एमसीक्यू को अगर तोड़ करना है, तो बहुत लोग को ये बात पता नहीं कि अगर हम पैटर्न्स पे काम करने लगे तो एमसीक्यू को तोड़ा जा सकता है, एमसीक्यू से आंसर को बहुत आसानी से निकाला भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये समस्या हुई किन के लिए, ये समस्या हुई परीक्षकों के लिए, परीक्षा व्यवस्था के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए, जिन्होंने एमसीक्यू बनाया उनके लिए, कि भाई एमसीक्यू जो पैटर्न है, अगर बच्चा पैटर्न पकड़ ले तो वो आंसर तक पहुंच जाता है और उससे उसकी क्या चीज नहीं निकाली जा सकती, तो फिर वही दिक्कत हो गई कि उसकी सोच को नहीं निकाली जा सकता, उतना गहरा सोचता है या नहीं, समझदारी है या नहीं, डिसीजन ले सकता है या नहीं, ये बात निकालना काफी मुश्किल हो गया। हरी बात समझ में। ये तो ये इस तरह की समस्या भी शुरू हुई है ना। यहीं से उस सवाल का भी जन्म हुआ जिसको क्या बोलते हैं, क्या एमसीक्यू वास्तव में सोच को माप सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार लोगों के मन में आता भी है, मेरे मन में भी बहुत लंबे टाइम से ये था कि क्या एमसीक्यू वास्तव में सोच को, हमारी सोच को, किसी बच्चे की सोच को जिसने टिक लगाया उसकी सोच को माप सकते हैं क्या। ठीक है, ये प्रश्न सबके दिमाग में चलता भी है। खैर क्या कर सकते हैं, चलना चाहिए, बहुत जरूरी भी है। आप सोचिएगा, बताइएगा कुछ। तो देखिए यहां से निष्कर्ष में एमसीक्यू सवाल नहीं होते, वे दिमाग के लिए जाल होते। इस बात को आप इस वीडियो से लिख करके रख लीजिए, याद करके रख लीजिए कि कोई भी जो एमसीक्यू है वो केवल सवाल नहीं होता, वो क्या होता है, दिमाग के लिए बनाया गया एक जाल होता है। अगर उस जाल में फंस गए तो गलत आंसर लगा लिए, गलत डिस्ट्रैक्टर आपने चुन लिया, और अगर नहीं फंसे तो क्या हो गया, आपने सही डिस्ट्रैक्टर चुना होगा। ठीक है, दूसरा, आप जो चुनते हैं वह बताता है, क्या बताता है जो आपने चुनता, अभी बताया मैंने कि डिस्ट्रैक्टर्स क्या बताते हैं कि आप कितना जानते हैं, नहीं आप कितना जानते हैं ये नहीं बताता, वो क्या बताता है, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे सोचते हैं, ये बातों बताता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर आपने कोई भी चीज, कोई भी विकल्प आपने चुना है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप नहीं जानते या आप कम जानते, ये बात उसको मतलब नहीं है। उसको मतलब क्या है कि आप कैसे सोच करके उस उत्तर तक पहुंचे हो, इस बात से उसको ज्यादा फर्क पड़ता है, ना कि इस बात से कि आप उत्तर जानते या नहीं। तो जानते हैं या नहीं तो क्या हो, सिंपल एमसीक्यू से वो हो जाएगा, सिंपल एमसीक्यू से संभव, जहां पर अभी हमने देखा था आम केला वाला, तो वहां से जान रहे हैं या नहीं जानते हैं बिल्कुल संभव है। लेकिन यहां पर क्या नहीं संभव है,
आप कैसे सोचते हैं ये पैटर्न को जानना संभव नहीं है। इसलिए एमसीक्यूज में भाषा, लंबे लंबे भाषा, कथन, कारण ये डाले जाते हैं ताकि आपको क्या पता चल सके, ताकि आपकी सोचने की क्षमता को, कि आप कैसे सोचते हो, उस प्रक्रिया को हम मूल्यांकन कर सकें। आ रही बात समझ में? ये है, ठीक है। तो मेरा टिप क्या है एमसीक्यूज को लेकर के, मैं एक लास्ट में एक टिप दे देता हूं वीडियो के लास्ट में। तो मेरा टिप ये है कि अगली बार जब भी आप एमसीक्यू हल करो, जब भी एमसीक्यू, कोई भी एमसीक्यू हल करने के लिए आप बैठो, आप ये देखो, उत्तर मत देखो भाई, आप उत्तर मत देखो, आप क्या देखो, विकल्पों के पीछे की सोच को देखो कि ये जो प्रश्न बनाया गया है उसके पीछे, उस विकल्प के पीछे सोच क्या है, किसकी सोच क्या है, उस विकल्प के पीछे सोच होगी किसकी होगी, तो उस परीक्षक की होगी कि उसने क्या सोच करके ये विकल्प बनाया हुआ है। तो यहां पर बार बार यही सोचिए कि विकल्पों के पीछे की सोच क्या है इसको बनाने में। अगर आप ये करते हो तो क्या होगे, आप एमसीक्यू को तोड़ पाओगे, उसका सही आंसर भी आप लगा पाओगे। ठीक बात है। लेकिन अब आखिरी में एक प्रश्न ये भी उठता है कि अगर एमसीक्यू इतने अच्छे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे हैं, देखने में तो लग रहा है कि बहुत अच्छे योग्य व्यक्ति का चयन इससे होगा, बिल्कुल नो डाउट यहाँ पर होगा ही होगा, तो फिर यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी और ये जितनी संस्थाएं हैं, भारत की संस्थाएं, मैं सबसे बड़ी संस्था तो इसी को ही कहूंगा, यूपीएससी। तो इन लोगों ने इसको अपनाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? ठीक है, यानी अमेरिका वगैरह में तो लगभग ये हो चुका था 70 वर्ष से ऊपर, तब जाकर के भारत में ही अपनाया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको अपनाने में, या कहना चाहिए यूपीएससी जैसी संस्थाओं ने इसको अपनाने में इतना समय क्यों लगा दिया? ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।